नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब बच्चे सेट हैं। आर वी ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट सेशन? प्यारे साथियों, दिस इज अवर सेशन नंबर 15। तो आज हमारे शहर में भी लॉकडाउन हो गया ऑफिशियली, जो अभी तक नहीं था, और इस वजह से आज काफ़ी हलचल रही। हमारा पूरा का पूरा स्टूडियो सेटअप हमें हिलाना पड़ा, और अब हम एक दूसरे लोकेशन से अर्थात अपने घर से अब आपको पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य पूछते हैं व्हाट हैपेंड सैंडी सर? कुछ नहीं, लॉकडाउन हो गया और इसलिए अब पूरा का पूरा स्टूडियो का सेटअप हमने जीरो से फिर से बनाया है। अभी तक नहीं था लॉकडाउन, तो अच्छी बात है ना। ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इनफैक्ट हमने तो जनवरी के महीने में ही सजेस्ट कर दिया था कि भारत को अल्टीमेटली कंप्लीट लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा। तो शुरुआत अब हम एक बहुत सरल सवाल से करेंगे। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल है। आप में से कितने बच्चों के शहर में प्रॉपर ऑफिशियल सरकारी लॉकडाउन हो चुका है कोरोना वायरस के चलते? कंफर्म कीजिए। तो सबसे पहले मुझे जरा बताइए, आप में से कितने बच्चों के शहर में, अपने शहर का भी नाम बताइए, एक ऑफिशियल लॉकडाउन हुआ है? आई वुड लाइक टू टेक फर्स्ट like to take a poll on which city you come from and whether there is an official government enforced lockdown or not, और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जल्दी पहले वो बताइए, क्योंकि वही आज की सबसे बड़ी खबर है। एक बार वो हो जाएगा तो फिर हम तुरंत आगे का काम शुरू करेंगे। बावन कुमार चौधरी पूछ रहे हैं कि विच इज योर होम टाउन? बहुत अच्छा सवाल है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि हम तो लोगों के दिलों में रहते हैं भैया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शहर का नाम बताएं और जल्दी से बताएं कि आपके वहां हुआ है या नहीं। जल्दी बताइए। धारा 144 महाराष्ट्र में लग गई है, बहुत ज़रूरी है, और लखनऊ में लग चुका है। वंदना बता रही हैं। आप दिल्ली में हैं, आगरा में हैं, छत्तीसगढ़, छतरपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, तो पूरा पैन इंडिया यहाँ पर फील आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। और साथियों को भी फटाफट सेशन के लिए जोड़ लीजिए। सभी लोग जरा लाइक और शेयर भी लगे हाथों कर लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। बिजनौर की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, भोपाल, बिहार, पटना, थैंक यू। एमपी, रतलाम लॉकडाउन हो गया है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, ये मेरा परिचय उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरे साथ कोई सेशन अटेंड नहीं किया है। ये सिलेबस है यूपीएससी का। हम आपको 50 फ्री सेशन में ये कंप्लीट करवाएंगे एक फर्स्ट लेवल पर। बाकी का कोर्स हमारा प्लस पोर्टल में इस वीकेंड से अनअकैडमी पे शुरू होगा। तो आप सभी जानते ही हैं कि लॉकडाउन की आवश्यकता क्या है ना? तो अगर इसके ऊपर प्रीलिम्स में कोई एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है तो क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं व्हाई डू वी नीड अ लॉकडाउन, है ना? एक इनोसेंट मासूम सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि किसी भी शहर में, भारत के किसी भी जगह, हमें लॉकडाउन आखिर चाहिए क्यों? ये मुझे आप सबसे पहले बताइए। एक लाइन में या 2 लाइन में समझा सकते हैं? बहुत सरल सवाल है, तो जवाब भी बहुत सरल ही आना चाहिए और तुरंत आना चाहिए। जल्दी बताइए। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार से सेशन अटेंड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जोश से करते हैं। प्रयागराज, बड़ोदरा, सब तरफ से बच्चे जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हुआ है। कहीं कहीं नहीं भी हुआ है, वो बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तो उसमें अब कई बच्चों ने आपस में अपना इंटरेक्शन फिर से शुरू कर लिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके जीवन में चंद लम्हों की मुस्कुराहट लाने का काम करता हूं, क्योंकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते, पीहू दीदी नमस्ते, फिर वो बोलती नेहू नमस्ते। यार मजेदार लोग हैं यार हिंदुस्तान के। बहुत अच्छा लगता है मुझे देखकर। कोरोना वायरस के इतने झटके में भी इतने प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। ये हैं सारे कॉन्सेप्ट जो हमने आज तक पढ़े। आज हम इन 3 नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट वाकई में काफी कॉन्सेप्चुअल होंगे। आज मैं आपको बहुत अच्छे से टॉप लेवल इंसाइट इन तीनों के ऊपर देने जा रहा हूं। 76, 77, 78 पर थोड़ी देर के बाद। तो आज हम 78 कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाएंगे और इसे 100 तक ले जाने का मेरा आपको कमिटमेंट है। लेकिन आज हमारा करंट अफेयर्स का 3rd सेशन है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो शुरू करते हैं सेशन 15, जिसका एजेंडा है करंट अफेयर्स 3 और साथ में 3 कॉन्सेप्ट भी। और ये कॉन्सेप्ट एकदम फंडामेंटल लेवल के कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत अच्छा आंसर आया है, सोशल गैदरिंग को एलिमिनेट करना। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगले 2 मिनट मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली कोरोना वायरस की क्राइसिस जब फ्रेश मीट मार्केट वुहान, चीन से प्रारंभ हुई थी। आपको ऑडियो एकदम बढ़िया सुनाई दे रहा है कि नहीं? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ऑडियो में कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? वीडियो में कहीं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ये फीडबैक एक बार मिल जाए तो मेरे दिल को, कलेजे को थोड़ी सी ठंडक पड़ जाए भैया। हैं? जल्दी से बताइए। आंसर बहुत अच्छा दिया है आपने। फटाफट मुझे बताइए। और अब मैंने जैसे ही बोला पूजा, नीहू, तो वो दोनों और खुश होकर और ज्यादा आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ मेंटेन हो रही है फिर? तो ये तो आप बेसिकली प्रधानमंत्री जी ने बोला सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग तो आपने तोड़ दी। ये बहुत गलत बात है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। प्यारे दोस्तों, अब बहुत अच्छे से बात को समझिए। जब
चीन के वुहान के मीट मार्केट में ये वायरस पहली बार जंप किया, जूनोटिक वायरस जो था। अब ये डिटेल में मैं पिछले तीनों सेशन में आपको पढ़ा चुका हूं, वो आप रिवाइज करें, आपको सब मिल जाएगा जानकारी। वहां से चाइना ने पहले 40 दिनों तक इसको दबा दिया। जब ये खबर पहली बार निकली थी दिसंबर के पहले सप्ताह में, मुझे याद है मैंने मेरे करंट अफेयर बूस्टर के एक सेशन में जो मेरे पर्सनल चैनल पे मैं लेता हूं, ये पहली खबर जो आई थी वो शेयर की थी कि भाई ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये तो MERS और SARS जैसा अगला, तब तो उसको नाम भी नहीं दिया गया था नोवेल कोरोना वायरस, SARS CoV-2 कोविड-19, तो ये नाम ही जनवरी फरवरी में आए। और पूरे दिसंबर चाइना उसको दबाता रहा, क्योंकि अथॉरिटेरियन स्टेट है तो वहां खबर बाहर आने का काम भी नहीं है। चाइना में कंप्लीट सेंसरिंग होती है, मतलब आप वहां चाइना में जो उनका खुद का फेसबुक है, खुद का ट्विटर है, खुद का जो भी है, उस पर कुछ भी लिखें तो वहां के सेंसर उसको डिलीट कर सकते हैं रियल टाइम में। तो सब कमेंट डिलीट होने लग गए, डॉक्टरों की अरेस्ट होने लग गई। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले बोला था कि ये बहुत बड़ी नई वायरस आया, उसको पकड़ लिया पुलिस ने और बोला तुम एंटी नेशनल, और उसकी बाद में उसी संक्रमण से मौत हो गई। और 1 जनवरी 2020 को एक बहुत बड़ी खबर आई कि वहां के 8 डॉक्टरों को धर लिया पुलिस ने कि तुम लोग सब रूमर मॉन्गरिंग करते हो, ये है वो है ये है, 1 जनवरी तक। और तब तक तो ये वायरस पूरी तरह से फैल चुका था। और उससे नुकसान ये हुआ कि एंटायर जनवरी एंड फरवरी इट केप्ट स्प्रेडिंग अक्रॉस यूरोप। अब क्योंकि इटली और चीन का काफी अच्छा आपस में तालमेल बहुत लंबा बैठ गया। इटली इज द फर्स्ट रिच वर्ल्ड नेशन इन यूरोप विच हैज साइंड द BRI, मालूम है ना आपको? तो BRI का फुल फॉर्म बता दीजिए। और इटली में हजारों चीनियों का आना जाना लगा रहता है, जैसे भारत में भी लगा हुआ। ऐसा तो है नहीं ना कि भारत में नहीं आ रहे हैं। तो ये सब पूरा जुड़ता गया। और उसके बाद समस्या ये हो गई दोस्तों कि कई देशों को जागने में बहुत देर लग गई, जैसे कि भारत। मेरा ऐसा मानना है कि हम 2 महीने लेट जागे हैं। हमें 15 जनवरी को लॉकडाउन करना चाहिए था, ट्रैवल वगैरह बंद कर देना चाहिए था। मेरे सेशन आप उठा के देखिएगा, मैंने तब ये चिंता जाहिर की थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि ये वायरस जो है ना, ये एक बार फैल जाता है तो फिर वो उसकी साइकिल पूरा करके निकलता है। तो अब हम देखेंगे कि किस हद तक और कहां तक ये कहानी जाएगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बना के दे दूं। तो अब भारत सरकार, राज्य सरकारें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि उनको अब ये समझ में आ गया है कि ये वायरस तो आ चुका है। अब कल शाम को जो हुआ, लोगों ने तालियां बजाकर अपना एक सपोर्ट प्रदर्शित किया, बहुत अच्छी बात है, उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लोग रैलियां बना के सड़कों पे निकले। तो आपने तो जो प्रधानमंत्री ने बोला उसकी पूरी टांगे तोड़ दी। आप तो विज्ञान के उल्टे चले गए। आप शाम को रैली निकाल रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग की टांगे तोड़ दी आपने। उस वायरस को और लाखों लोगों में जंप करने का आपने जरिया दे दिया कल शाम को, संडे शाम को। वो नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश भारत में सैकड़ों जगह रैलियां निकली। अब क्या बोल सकता है ऐसे में आदमी? जब लोग विज्ञान को सुनना समझना ही नहीं चाहते हैं तो वैसे में कोई कुछ बोलेगा कैसे? तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है, आपको सारी बातें समझ भी आ रही है। अब एक बात समझ लीजिए दोस्तों, 2020 बहुत कठिन जाने वाला है पूरी दुनिया के लिए, और असली कहानी अब इकोनॉमी की और रिकवरी की 2021 में शुरू होगी। ये बहुत अच्छे से समझ के चलिए। इतना तो अब आपको पता चल ही गया ना कि ये कोई 15-20 दिन का खेल नहीं है। अब 6-7-8 महीने लगेंगे इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम अलग अलग करंट अफेयर्स की खबरों की तरफ जाएंगे, जिसके जरिए आपको बहुत सारा स्टैटिक साइंस और टेक्नोलॉजी भी हमको पढ़ाना है, बहुत सारा डायनामिक साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना है। हमारी अप्रोच हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यह है प्यारे दोस्तों अनअकैडमी के, कि आपको जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाएं, कई बच्चों ने अभी तक इसके ऊपर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है। प्यारे दोस्तों, ऐसे जितने भी लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी उनसे कभी भी पर्सनली नहीं मिलेंगे, हम आपको ये अभी से बता देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से पर्सनली मिलना है तो बेटा तुरंत अभी कभी लाइक कर लो, शेयर कर लो, नहीं तो ना तो तुम इसरो के सैटेलाइट पे बैठ के चक्कर काटने वाले हो, ना नरेंद्र मोदी से कभी मिलने वाले हो। तुमको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने अभी ये जो पूरी की पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की। अब मैं कई बड़े बड़े राजनेताओं के ग्रुप फोटोज देख रहा हूं कल तक के। अरे भाई, अब कर्नाटक के गवर्नर साहब इतने सीनियर व्यक्ति, उन्होंने पूरे कर्नाटक राजभवन के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सब चिपके खड़े हैं और सब तालियां। अरे ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है गुरु, सबको 1-1 मीटर दूर खड़ा कीजिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब लोग विज्ञान मानने को ही तैयार नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वायरस उनकी सुनेगा। वायरस किसी की 350 करोड़ साल की प्रोग्रामिंग सुनता है वायरस, इंसानों की थोड़ी सुनेगा। इंसानों को तो आके कुछ लाख साल हुए भाई, हमारी औकात क्या है? इकोसिस्टम में कुछ भी नहीं है। ये फंडा समझ में आया कि नहीं आपको पूरा अभी तक का? चलिए, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी से मिलने का लालच इतना ज्यादा है भारत के युवाओं में कि देखो लाइक क्या खटाखट बढ़ने लगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। चलिए दोस्तों, तो अब हम 22 न्यू जीपीएस स्टेशन की जब बात करेंगे जीआईएस के द्वारा। अब एक जीआईएस तो आपने पहले पढ़ा, लेकिन ये दूसरा जीआईएस है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का काफी लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा। और उसके अलावा ये जो नया है, ये क्या किया है इन्होंने और क्यों किया है, ये भी देखेंगे।
अब मजे की बात यह है प्यारे दोस्तों कि जीपीएस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे जल्दी से बताइए कि जीपीएस काम कैसे करता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या होता है। तो ये पूरी जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको बता दिया था, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, जीएनएसएस। आपको 5 अलग अलग नेविगेशन सिस्टम का पूरा टेबल भी दे चुका हूं पिछले सेशन में। तो पूरी सीरीज मेरी लाइव है, अब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, सारी अच्छे से देखिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से बताइएगा कि जीपीएस किस टेक्नोलॉजी से काम करता है कि नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है, विभोर अग्रवाल बोलते हैं कि सर लाइक करते ही सिस्टम हैंग हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि विभोर ने इतनी जोर से बटन दबाया कि करंट लगाया कहीं तो भी। तो प्यारे दोस्तों, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 22 परमानेंट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्टेशन भारत के आसपास, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लगाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है आइडेंटिफाइंग ऑफ साइज्मिकली हैजार्डस जोन्स एंड इंकरेजिंग मैपिंग एक्टिविटीज। पूरे भारत का एक मानचित्र बनाना है टेक्टोनिक प्लेट का, कि अंदर कहां कहां सक्रिय गतिविधियां चल रही हैं। देख रहे हैं ना आप इस चार्ट को। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, याद रखिए, करंट अफेयर तो ये एक में पढ़ा रहा हूं, साथ में 10 ऐसी चीजें पढ़ा दूंगा जो पूरे सिलेबस में लिंक्ड है, पूरे सिलेबस में काम आएगी। बहुत बढ़िया ट्रायल आइट्रेशन का आपने दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रायल आइट्रेशन आपको याद रहा। शुड बी फ्ली टू मून और मार्स। मेरे प्यारे बच्चे, चंद्रमा और मंगल पर अगर तू भागने की सोच रहा है तो वहां के जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। वो तुझे ऐसा दबोचेंगे, ऐसा दबोचेंगे कि यहाँ के एंटीबायोटिक और एंटीवायरल भी काम नहीं आएंगे। तो रहना इसी पृथ्वी पर है। अभी तक वहां माइक्रोब और वायरस नहीं मिले, मुझे पता है ज्ञानी चंद, ये मजाक कर रहा था मैं। तो हम पृथ्वी पर रहें और यहाँ के माइक्रोब्स और वायरसेस से लड़ लें, यही हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये एक बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है पूरा का पूरा, और इस एक्सपीरियंस को हमें काफी समझने की जरूरत है। समझ में आया? तो अब जीआईएस जो पूरा का पूरा, जीएसआई जो सेटअप कर रहा है, नॉट जीआईएस, सीज्मिकली हैजार्डस जोन्स एंड एनकरेज द मैपिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट की परिभाषा आपने देखी दी है, यस और नो? दी है ना आपने अच्छे से? चलिए दोस्तों, अब टेक्टोनिक प्लेट की जो परिभाषा आपने दी है, अगर हम जीपीएस को लगाते हैं और उस पे से मूवमेंट माइक्रो लेवल पर नोटिस करते हैं तो हमें पता चलता है। और हमारा ये प्यारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत की एक बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूशन है, तो एक बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिंदाबाद लिख दीजिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिंदाबाद लिख दीजिएगा, जिस प्रकार मैं आपसे इसरो जिंदाबाद हमेशा लिखवाता हूं। जानते हैं मैं ये क्यों करता हूं? मैं ये चाहता हूं प्यारे दोस्तों कि आपके मन में इन चीजों के प्रति सम्मान आए। इंस्टीट्यूशन बनाना आसान काम नहीं होता है, तो मन में सम्मान आना जरूरी है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम ये जानना चाहोगे कि इंसान की कहानी क्या है? मैंने आपको भारत की कहानी तो टोनी जोसेफ की किताब में बता दी थी, याद है ना? दी अर्ली इंडियंस। अर्ली इंडियंस याद है कि नहीं? अर्ली इंडियंस याद है? आज आपको एक और किताब रेकमेंड करूंगा, और ये दोनों किताबें तुमने अगर ढंग से पढ़ ली तो इतना ज्ञान का भंडार हो जाएगा कि उसके बाद तुम अपना यूट्यूब चैनल खुद चला लोगे। यहां तक समझ में आ गया? ये यहाँ जीपीएस स्टेशन लगेंगे, समझ में आया? These stations are meant to delineate high strain zones for earthquake probability। यानी कहां भूकंप की संभावना होगी, वहां पर हाई स्ट्रेन जोन्स को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। डिटरमिन अ साइज्मिक मोशन ऑन फॉल्ट्स, जो भ्रंश होते हैं ना दोस्तों, वहां पर किस प्रकार से भूकंपीय गतिविधि हो सकती है, जिस वजह से किसी दिन रप्चर हो सकता है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट की पूरी कहानी कैसे होती है, इसको थोड़ा सा समझें। टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधि जो होती है प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी का क्रस्ट जो है अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है, और ये पूरे टेक्टोनिक प्लेट इस तरह से आगे पीछे खिसकते रहते हैं। भारत की टेक्टोनिक प्लेट सबसे तेज चलने वालों में से एक है, इसीलिए हम भारतीय बहुत तेज चलते हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में रगड़ती हैं, वो कन्वर्जिंग बाउंड्रीज हो सकती हैं, डाइवर्जिंग बाउंड्रीज हो सकती हैं, इनको लगातार स्टडी करते रहना जरूरी होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट का मोशन और ये सारा फंडा समझ में आ गया? यस और नो? वो 2 किताबें आज फिर से आपको दिखाऊंगा, और आपको रेकमेंड करूंगा कि ये 2 किताबें आप अगले 6 महीने 12 महीने जब भी टाइम मिले, क्योंकि आप बहुत बिजी लोग हैं, समय रहता नहीं है आपके पास, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। हम जैसे फालतू लोग किताबें रेकमेंड करते रहते हैं, हमारे पास तो बहुत फालतू समय। समझ में आ गया दोस्तों? शूटिंग स्टार क्या होते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग पूछ रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम कितना अच्छा रखा ना, मतलब उन्होंने सोचा हमारा बच्चा हुआ, इसका नाम रखेंगे माइक्रो, हमारे ब्लॉगिंग वंश को आगे बढ़ाएगा। अबे असली नाम रखो अपना, तुम क्या कर रहे हो हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग। प्यारे दोस्तों,
तो ये है कहानी स्टेशन किस वजह से बनाए गए। समझ में आ गया आपको? तो आपसे कोई पूछेगा तो ये सब चीज़ों पे जवाब दे पाएंगे। अभी वो दोनों किताबें मैं रेकमेंड करूंगा। फिलहाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? भारत का बहुत बड़ा अर्थ साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थ साइंस क्या होता है? हमारे पृथ्वी, हमारी इस पूरी की पूरी अर्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को समझने का एक तरीका। यस और नो, यस और नो, यस और नो। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? जिन लोगों ने असली नाम से प्रोफाइल बनाई है उन सबको बहुत हंसी आ रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग शर्मा के कहीं पे छुप गया है अब। अरे ऐसा कैसा मत करो यार तुम। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत का एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है। अंग्रेजों के जमाने से, देखो यार, अंग्रेजों की कितनी भी बुराई करो, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भारत को भयंकर लूटा। 550 राजाओं को आपस में लड़ा लड़ू के पूरे भारत को 200 साल लूटते रहे। तो हमारे राजा भी जिम्मेदार है ना, ये राजा कोई दूध के धुले थोड़ी थे। 550 जिनकी अकल किसने ठिकाने लगाई? सरदार पटेल ने, साथ में मेनन साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, और उनके साथ पूरे समय खड़े थे पंडित नेहरू। ये बात किसी को पता ही नहीं है। 1942, 43, 44, 45, 46, 47 के दौरान जब जब वो जेल के बाहर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब जो ऑल इंडिया एक पूरा पीपल्स कॉन्फ्रेंस तैयार किया गया था देसाई साहब के द्वारा इत्यादि, उसमें एक एक स्टेट में जा जाके उन्होंने राजाओं को धमकी दी थी कि भारत तो आजाद होकर ही रहेगा, और उसके बाद अगर तुमने सोचा भारत को छोड़ने का, सेना भेज के कुचल दूंगा। ये मालूम है आपको? ये 5 साल तक नेहरू ने सारे स्टेट्स को धमकियां दी थी। ये बात इतिहास की बहुत मजेदार तथ्य है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये इनका पूरा लेआउट है और वो उनका लोगो है। समझ में आया? ये इनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताइए। सुरेश कनेश कहते हैं मजा आरेला संदीप सर जी। अरे बड़ो, इधर क्या मजा करने को आता है क्या तुम? पढ़ाई लिखाई करने का तुम्हारा क्या मन नहीं है क्या? क्या इरादा क्या है रे तुम्हारा बेड़ो? करने का क्या लाइफ में है? अरे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाने का बेड़ो, कान के नीचे धर के दो देगा गर्मा गर्म चमाट। तो प्यारे दोस्तों, ये है जीआईएस की पूरी कहानी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको फटाफट मैं वो 2 किताबें बताना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जरूर खरीदे। ये है वो पहली किताब, अर्ली इंडियंस बाय टोनी जोसेफ। आज के आज खरीदना जरूरी नहीं है, कल खरीदना भी जरूरी नहीं है, परसों भी नहीं। 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने खरीद लेना, पढ़ लेना। आपकी जिंदगी में बहुत सारे चांद सितारे चमकने लगेंगे। और इससे भी बेहतर और बड़ी किताब है जो हर व्यक्ति को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में रखना। युवाल नोआ हरारी, इजराइल का आदमी है, सेपियंस। जिसने ये किताब पढ़ ली, मैं आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग पूरी तरह सुलझ जाएगा। ये बताता है कि आप और मैं, सेपियंस है ना, होमो, हम हैं क्या, हम आए कहां से हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। ये सवाल पूछने वाला पहला था हरारी, कौन है ये लोग। तो ये किताब है सेपियंस। जरूर जरूर आप अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में इन दोनों किताबों को रखिएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं सर इतना नॉलेज आता कहां से? ये सब पढ़ पढ़ के आता है, कोई पैदा तो होता नहीं है नॉलेज लेके। मेहनत करोगे तो नॉलेज ही नॉलेज। ये किताबें जब तुम पढ़ोगे, इसमें 500 ऐसी चीजें पता चलेंगी कि तुम्हारे आंसर्स में, तुम्हारे एसेज में, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स में, सब जगह वो रिफ्लेक्ट होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कितने बच्चे एग्री करते हैं मुझसे इस चीज पे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। पूजा बोलती है मेंस के बाद जरूर पढ़ेंगे। बिल्कुल पूजा, जब आप आईएएस बन जाएंगी और हमारे शहर में आपकी पोस्टिंग होगी, तब ये दोनों किताबें आप जरूर खरीदिए, इनको पढ़िए और फिर आके मेरे साथ आप डिस्कस कीजिएगा। लेकिन वैसा डीएम और एसपी के जैसे मत है ना, वो कल घंटी और घड़ियाल लेके घूम रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग का समझाने के लिए पीलीभीत में। और गजब के लोग थे यार, मानना पड़ेगा। मतलब उन दोनों को तो पद्मश्री तुरंत मिल जाना चाहिए। मतलब देरी क्या कर रही है भारत सरकार? ऐसे लोगों को तो उत्साहवर्धन होना चाहिए। हाँ नहीं तो। यूनिसेफ टेक्स डोनेशंस वाया क्रिप्टो करेंसी, बहुत अच्छा ये न्यूज़ है प्यारे दोस्तों। इसको बारीकी से समझेंगे, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, इसमें इथेरियम फाउंडेशन क्या काम कर रहा है, ये सब हमको समझना है। यूनिसेफ क्या करता है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी मूल स्तर पे क्या होती है, ये भी आपको बता दूंगा। और उसके बाद फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा और कैसे सर मुंडाते ओले पड़ गए और फेसबुक पीछे खसक के भागता नजर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आपको? यस और नो, यस और नो, यस और नो। समझ में आया प्यारे दोस्तों? अब एक ने लिखा आई एम एग्री विथ यू। अब एग्री की स्पेलिंग लिखी है AGRY। वो एंग्री तो नहीं लिखना चाहता था कहीं। स्पेलिंग वेलिंग ठीक लिखा करो तुम लोग। टेंशन में आता हूँ, रात रात भर सोता नहीं हूँ, रोते रहता हूँ। फिर मेरी वाइफ मुझसे पूछती है तुम्हारी गुरु माता की क्या हुआ, क्या हुआ स्वामी, तुम रो क्यों रहे हो। आजकल की कोई औरत अपने पति को बोल दे स्वामी, तो वो पति हार्ट अटैक से ही मर जाए वहीं के वहीं की। क्या हो क्या रहा है भैया, उल्टा घूम गई क्या दुनिया आज। यूनिसेफ टेक्स डोनेशंस वाया क्रिप्टो करेंसीज, ये चालू कर दिया यूनिसेफ ने भैया। कूट मुद्राओं के जरिए डोनेशन लेना। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया? शुरू करें? माय डियर स्टूडेंट्स,
द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बिकेम द फर्स्ट यूएन एजेंसी। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे स्टैटिक जीके का पूछ रहा हूं, कितने ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के हैं? जल्दी बताइए, कितने ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स वो बताइए मुझे जल्दी से, नाम बताइए, नाम बताइए। कुछ नामों का इंतजार है मुझे लाइव चैट में। यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गन्स आ जाएं तो बताएं। वैसे एक बात बताऊं आपको, ये सब स्वामी मामी वाला नाटक है ना, ये सब बड़ा गलत है। ये हायरार्की क्रिएट करने का काम है। मर्द और औरत को प्रकृति ने बराबर बनाया, समाज ने ऐसा कर दिया है, तो ये गलत है। ये बराबर होने चाहिए। संविधान ने सबको बराबर के हक दिए, और कोई भी मर्द किसी भी औरत के ऊपर अगर हक जताता है ना कि भाई तू मुझसे नीचे है, तो वो एक क्राइम कमिट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनली। और इसलिए समाज में ये एकदम बराबर होना चाहिए। हिंदुस्तान समाज में ऐसा, ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। इससे जुड़ी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं। द कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो बहुत भयानक परिस्थिति है भारत की। और इसलिए मैं हमेशा लड़कियों को बोलता हूँ, अपनी पब्लिक स्पेस को रिक्लेम करो। अनफॉर्चुनेटली भारतीय समाज उसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन जब तक हम हमारी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक ही देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। साक्षी एंटरटेनमेंट, बुलंद शहर से हैं हम, बिल्कुल एक एयर ऑफ फाइनलिटी के साथ कुछ लोग बोलते हैं ना, बुलंद शहर से हैं हम। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि बस ये अमिताभ बच्चन के जैसे एकदम आके खड़े हो गए और धमका रहे हैं कि बुलंद शहर से हैं हम। समझ में आया? प्यारे दोस्तों, विशाल विशु बोलते हैं सर रुलाएंगे क्या? काय को रुलाऊंगा मैं? जीवन की सच्चाइयां बताया जा रहा हूँ, तो उसमें रोने की क्या बात है? अरे जल्दी से स्पीड आगे बढ़े भैया, क्या आज सब इधर उधर की बातें करवाओगे मुझसे? तो ये पहला बना यूनाइटेड नेशंस का एक ऐसा संगठन जिसने बोला कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी फंड बना रहे हैं। यूनिसेफ क्रिप्टो करेंसी फंड, कूट मुद्रा निधि, मेकिंग यूनिसेफ एबल टू रिसीव, होल्ड एंड डिसबर्स डोनेशंस वाया क्रिप्टो करेंसी। हिंदी में सारे नोट्स भी मैंने दे दिए हैं, अच्छे से इसको देख के रिवाइज करने के लिए आपको बहुत फायदा होगा, इसलिए मैंने आपको दिया है। साथ में अपने दोस्तों को भी सेशन में जोड़ लीजिए, मम्मी पापा को भी जोड़ लीजिए और साथ में पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। ज्ञान की बारिश ही बारिश हो रही है। यूनिसेफ विल बी फंडिंग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी दैट एम्स टू बेनिफिट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ग्लोबली। और यूनिसेफ यूएन के द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? इसमें कोई सवाल? अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, उस पर एक बहुत ही क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपको अभी के भी दूंगा। एक बहुत अच्छी बात समझिए, सूर्यकांत बेहरा कहते हैं कि सर लाइफ पार्टनर होने से पहले एक अच्छा दोस्त होना जरूरी होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आयांश लिखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। तो यूएन ऑर्गन्स और स्पेशलाइज एजेंसीज दोनों अलग अलग होती हैं। अभी तक का सब एकदम क्लियर हो गया? अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। इसमें इथेरियम फाउंडेशन इसका साथ देगा। अब ये इथेरियम फाउंडेशन यूनिसेफ के क्रिप्टो करेंसी फंड में डोनेशन देगा। समझ में आ गया? और इनका काम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। तो ये थी करंट अफेयर की खबर, पिछले 18 महीनों का करंट अफेयर। मैं ऐसी सैकड़ों चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो मैं फॉर्मली डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे अनऑफिशियली तो मैं आपको कितनी सारी चीजें बताती चलता हूं। समझ में आया? गुलशन आरा बोलती हैं कि मम्मी रोटी बना रही है, तो बताएं मैं क्या कर सकता हूं, उसमें कोई मदद कर सकता हूं? मैं उस पर घी लगाने आ जाऊं, उस पर साथ में अचार रखने के लिए आ जाऊं? बताएं मुझे उसमें मैं क्या कर सकता हूं। थोड़ी आप मदद चाहती हैं मुझसे तो बता दीजिए मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यूनिसेफ इज यूएन्स चिल्ड्रन एजेंसी, गॉट इट? इथेरियम फाउंडेशन, ब्लॉकचेन, यहां तक का सब कुछ क्लियर है। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर किसी ने पूछ लिया इथेरियम फाउंडेशन खबरों में बना हुआ था, क्यों खबरों में बना हुआ था? एक तो ये खबरों में जो बने रहते हैं ना, इनसे बहुत चिढ़ छूटती है मुझे। हमारे बच्चों को इतनी तकलीफ होती है, ये खबरों में तो ये आ जाते हैं, पीछे बच्चे बेचारे याद करते करते उम्र आधी हो जाती है बच्चों की हमारी। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? यस और नो? अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये है इथेरियम फाउंडेशन की पूरी कहानी। क्लियर? चलिए, अब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक एक लाइन में समझाता हूं। हालांकि तो बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, सही समय पर इनको पूरा का पूरा एक सेशन भी हम लेके आपको बता देंगे। यस और नो? साक्षी फिर से पूछ रही हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी कितना यूजफुल हमारे लिए है, वही सब बताना हो। ठीक है, चलिए दोस्तों। अब विनर राम सजीवन पूछ रहे हैं, आपको इनवाइट कर रही है। बहुत बढ़िया बात है, डिनर पे कोई इनवाइट करे, हम नहीं जाएं, ऐसे तो हालात नहीं। और पुलिस पकड़ लेगी मेरे को कि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का तू ज्ञानी ज्ञान देता, चल अंदर, कहाँ जा रहा है तो दूसरों के घर में, तो भैया जाना नहीं है ऐसा। नहीं तो मालूम चला रहा बढ़िया यार छुट्टी हो गई, चलो आज 25 लोग मिलकर रोटियां बेलेंगे और घी लगा के खाएंगे, सबको कोरोना हो जाएगा। एक्चुअली क्या, भारत के लोग इतने फेटलिस्टिक हैं, हम लोग इतने मजेदार लोग हैं, हमें डर ही नहीं है किसी चीज का। मतलब एक बहुत बड़ी संभावना है 2-4 दिन के बाद कोरोना बोलेगा ये मैं कहाँ आ गया हूँ।
ये लोग डरते ही नहीं है मुझसे। मैं वापस जा रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं वापस जा रहा हूं, मैं इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकता, मैं वहीं वुहान में मारूंगा जाके सबको। ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हमारे जैसे महाढीठ लोग जो डरते ही नहीं है कोरोना से। मतलब लोग 500-500 के ग्रुप में निकल रहे हैं, गो कोरोना गो। कोरोना बोलेगा नहीं नहीं, आई एम गोइंग, दिस इज टू मच, आई कैन नॉट टेक दिस इंसल्ट, आई एम गॉन। ब्लॉकचेन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर। ब्लॉकचेन एक वितरित विकेंद्रीकृत सार्वजनिक खाता होता है जिसको सारे पार्टिसिपेंट्स मिलके चलाते हैं, कोई एक पार्टिसिपेंट नहीं चलाता है। तो अगर कल को आरबीआई ने भारत की डिजिटल करेंसी खोल ली तो उसमें तो फिर आरबीआई के हाथ में सारा कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आरबीआई के अलावा किसी ने डिजिटल करेंसी बनाई है, जैसे कि बिटकॉइन हुआ, तो वहां हर किसी का कंट्रोल होता है, किसी भी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का नहीं। तो ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर, इसीलिए बिटकॉइन को इतना रिलायबल माना जाता है। यस और नो, यस और नो, समझ में आया आपको? अभी हम सब कोरोना के ऊपर हंसी मजाक भी कर रहे हैं सब, क्योंकि अभी मृत्यु होना शुरू नहीं हुई है ना। 30 अप्रैल और 30 मई तक पूरा नैरेटिव बदल जाने वाला, बहुत भयानक समय आने वाला है। ये बोलने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब जितनी मैंने रिसर्च की है वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, इंडिया इज गोइंग टू पास थ्रू वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस एवर। आप अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, मेरी आपसे यही दिली ख्वाहिश है, गुजारिश है, क्योंकि बहुत डरावना और भयानक समय आने वाला है। विज्ञान तो यही कहता है। अब बाकी वाइब्रेशंस क्या कह रहे हैं, मंत्र क्या कह रहे हैं, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन विज्ञान तो ये कहता है। अभी देख लेंगे हम। A cryptocurrency is a digital virtual currency designed to work as a medium of exchange. ब्लॉकचेन वो तकनीक होती है प्यारे दोस्तों, जिसकी पीठ पे खड़े होके, जिसकी रीढ़ की हड्डी पे खड़े होके क्रिप्टो करेंसी काम करती है। आपको बात समझ में आया? दिस इज हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ये एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। अब किस प्रकार से ब्लॉकचेन काम करती है, किस प्रकार से बिटकॉइन काम करता है, जिन्हें गहराई में कूदना है, ये आपके लिए प्राइमर है। आगे तो मैं पूरा सेशन क्रिप्टो करेंसीज पे लेने वाला हूं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तो वो सेशन लेना ही लेना है। यस और नो, यस और नो, वो तो हम लेने ही वाले हैं आगे के। अंजलि बोलती हैं सर डराओ नहीं, सच बोलने में कैसी झिझक और सच को सुनने में कैसा डर। सत्यमेव जयते सुना है आपने? कौन से उपनिषद से आया बच्चों, बताओ मुझे। एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी हर चीज एग्जाम से जुड़ी हुई होगी, और मैं जानता हूं आपका समय कीमती है, वेस्ट कभी नहीं करूंगा। हंसी मजाक करता हूं, उसका ये मतलब नहीं कि भैया बात हल्की हो गई। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से आया, जल्दी बताइए। सत्यमेव जयते है डराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से आया है? अब सत्यमेव जयते पूरा क्या है? आपने सिर्फ 2 शब्द सुने में सत्यमेव जयते, लेकिन सत्यमेव जयते पूरा का पूरा क्या है, जल्दी बताइए। मुंडक उपनिषद से आया है ना, कितने बच्चों को पता है? जी हाँ, मुंडक उपनिषद से आया है। प्यारे दोस्तों, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ना तो सच बोलने में झिझक होनी चाहिए, ना सच सुनने में डर होना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होगी, असत्य की नहीं। अब पूरा सुनिए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्तया ऋषियो हृदयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। ये है पूरा। जिसने इसको एक बार पढ़ लिया, आत्मसात कर लिया, समझ लिया, वो ना सच बोलने से डरेगा, ना सच सुनने से झिझकेगा। समस्या है कि हमारे लोग सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। अजीबोगरीब परिस्थिति निर्मित हो चुकी है। लेकिन अब हम तो टीचर हैं, हमें तो भाई मुंडक उपनिषद के रास्ते पे ही चलना, हमारे लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं दूसरा। एक टीचर अगर झूठ बोलने लग गया तो समाज का ही पतन हो जाएगा भैया, चलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो ये पूरा श्लोक जो मैंने अभी बोला था उसको प्लीज याद कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्तया ऋषियो हृदयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। आज बता दिया ना हमने आपको, हमेशा के लिए याद रखना इस बात को। और आप युवा हो ना, आप में अगर ये वैल्यूज आ गई तो देश बहुत आगे जाएगा, और अगर आप में ये वैल्यूज नहीं आई तो देश का भविष्य ही नहीं है। यह है ब्लॉकचेन का वर्किंग, और यह है बिटकॉइन का स्कीमेटिक वर्किंग। किस प्रकार से सेंडर और रिसीवर के बीच में बिटकॉइन माइनर काम करता है। तो वो काम करता है तो उसको उसका इनाम मिलता है, इनाम में उसको बिटकॉइंस मिलते हैं। 2 सवाल आ चुके हैं कि क्या चीन ने फाइनली कंट्रोल कर लिया है कोरोना वायरस के ऊपर, वो एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू रोज रोज क्यों बदलती है। पहला सवाल, क्या चीन ने फाइनली कोरोना वायरस पे कंट्रोल कर लिया है? इसका उत्तर है किसी को नहीं पता। 30 दिन रुकिए, उसके बाद पता चलेगा।
यह है पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू रोज रोज क्यों बदलती रहती है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी रियल फिजिकल वर्ल्ड एसेट में एंकर्ड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल रियल वर्ल्ड एंकर नहीं है, जो कि फेसबुक ने अपनी लिब्रा के जरिए दूर करने की कोशिश की। बस वो अगली खबर वही है। ठीक है, दोनों सवालों का जवाब मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं आपको उत्तर मिल गए। उत्तर मेरे कई बार बहुत ही स्पष्ट और कड़वे होते हैं, लेकिन जिन लोगों को, जैसा मैंने कहा ना, सच सुनने की आदत हो अगर, तो आपको बहुत आसानी से मेरी बातें समझ में आएगी। कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी? आज हम कॉन्सेप्ट लेने वाले, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूंगा कब तक आने वाली वैक्सीन और उसके लिए क्या किया जा रहा है। तो बिटकॉइन इस तरह से काम करता है। अब आगे चलते हैं, फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा एंड इट्स फ्यूचर। प्यारे दोस्तों, जब 2019 में मार्क जकरबर्ग ने पहली बार, मार्क का नाम सुना ही होगा आपने, जब पहली बार ये बोला था कि हम अपनी खुद की एक पूरी की पूरी करेंसी लेकर आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी लेकर आ रहे हैं, तो दुनिया में हलचल मच गई। दुनिया की सरकारें बुरी तरह से हिल गई, क्योंकि फेसबुक पे 150, 200, 250 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये फेसबुक का पूरा प्लेटफॉर्म जो है ना दोस्तों, ये अपने आप में सरकारों से अधिक मजबूत हो जाता। बात समझ में आई? अल्टीमेटली कोई भी सरकार मजबूत क्यों होती है? बेसिक फंडा समझ लो। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी सरकार मजबूत क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट्स हैव द राइट टू टैक्स इन परपेचुइटी। सरकारों के पास निरंतरता तक कराधान करने की शक्तियां होती है। निरंतरता का मतलब है जब तक वो मीटियोरॉइड नहीं आने वाला है या कोविड-19 नहीं आने वाला है। ये किताब जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप और हम होमो सेपियंस बहुत बड़ा एक्सीडेंट है इस पृथ्वी पर, हमें यहां होना ही नहीं चाहिए था। और उससे आपको ये समझ में आएगा कि विनाश भी उतना ही तेजी से आएगा, और वो भी हम ही लेकर आएंगे। और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि कल के कल दुनिया खत्म होगी, होगा 500 साल तक हो सकता है कुछ नहीं हो, 5000 साल तक कुछ नहीं हो, लेकिन 5 लाख साल तक हम टिकने वाले नहीं है, ये गारंटी है। ये बहुत अच्छे से इन्होंने, हरारी ने समझाया है, तो इस किताब को जरूर आप पढ़िएगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। तो जब फेसबुक ने ये बोला तो सरकारें डर गईं। अब देखिए, मैंने उस चीज को कनेक्ट करके आपको बता दिया। समझ में आया कि नहीं आपको? प्यारे दोस्तों, जब हम ये देखते हैं कि फेसबुक ने ये कहा कि मैं अपनी खुद की करेंसी लेने वाला हूं, तो सरकारों को बहुत डर लगा कि इसकी ताकत हमारी ऑफिशियल सोवरेन करेंसी, जिसको फिएट मनी कहते हैं, FIAT, क्या कहते हैं बेटा? फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब होता है आदेशात्मक मुद्रा। भाई, किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई भी करेंसी नोट है, तो अगर मेरे हाथ में ये वाला नोट है प्यारे दोस्तों, इस नोट की वैल्यू जो भी है वो इसलिए है, अब बाबा को सीधा कर लूं, नाराज हो जाएंगे, लाठी पड़ी है इसको। इस नोट की वैल्यू जो भी है वो ये है क्योंकि आप इसको मानते हैं। कल को अगर आपने बोल दिया कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, कौन है ये कौन है आदमी, हटाओ इसको, उसकी जगह हमारे नेता का फोटो लगा, तो फिर इस नोट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके ऊपर एक RBI गवर्नर का वादा भी है। वादा कहता है, वादा न तोड़, अरे वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कुछ भी नहीं देगा ये RBI का गवर्नर, फकड़ेबाजी कर रहा है, कुछ नहीं देने वाला। यही सच्चाई है। समझ में आया आपको? प्यारे दोस्तों, दिस इज फिएट मनी, कि मैं वचन देता हूं। उस वचन की कोई वैल्यू थोड़ी ना है, उसकी वैल्यू ये कि तुम मानते हो कि 500 रुपए है। कल को तुम अगर बोल दोगे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, द होल सिस्टम विल कोलैप्स। दैट इज इट। मनी इज एन इन्वेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। जस्ट लाइक मैरिज इज एन इन्वेंशन, जस्ट लाइक लॉ इज एन इन्वेंशन, जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज एन इन्वेंशन। ये फंडामेंटल सच है मानव समाज के। ये समझ में आया कि नहीं आपको? अब जब तक आपको यही नहीं पता होगा, मैं आपको लिब्रा कैसे समझाऊंगा? आपको बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसको लीगल टेंडर बोलते हैं, जब हम बोलते हैं आदेशात्मक फिएट मनी मुद्रा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मानने को तैयार हो। सब्जी वाला मानने को तैयार है, 5 स्टार होटल मानने को तैयार है। पिछली आइस एज 12,000 साल पहले थी दोस्तों, उसमें मैस्टोडॉन वगैरह सब गायब हो गए थे, पता है ना आपको? अब क्या होता है कि इस प्रकार से जब ये फिएट मनी को ही रिप्लेस करने की बात करने लग गया, तो अमेरिका में इसके खिलाफ प्रैक्टिकली सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विद्रोह हो गया। अब विद्रोह क्यों हुआ? लोग डर गए।
इस वजह से आज की स्थिति बता रहा हूं, मार्क ज़करबर्ग ने कदम पीछे ले लिए हैं और अब तो कोविड-19 के चलते पूरी की पूरी हवा निकल गई है। हवा तो यहां तक निकल गई है भैया कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने वाला था, वो भी बिल्कुल चुप होकर पीछे हो गया है, क्योंकि अभी चाइना क्या कोई भी इनिशिएटिव ले सकता है। लोग इतने भरे पड़े हैं चाइना के खिलाफ कि अभी कोई नया इनिशिएटिव वो लेगा तो वो बिल्कुल बम ही फट जाएगा। तो ये समझ में आया आपको। तो लिब्रा क्या था, क्यों लाया था, उसके खिलाफ क्यों एक विद्रोह सा हो गया लॉ मेकर्स में, यानी अलग अलग देशों के राजनेताओं की तरफ से। यस और नो, अभी तक की बातें समझ में आई आपको। अपरिचिता बोलती है मैरिज इज डिप्रेशन। अरे गजब हो गया। वैसे मैरिज आर्टिफिशियल चीज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिनकी मैरिजेस सफल हो जाती हैं वो बहुत खुश भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैरिज हमेशा विफल ही होती है, वो कहना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी, सफल भी होती है। दोनों तरफ से अगर टॉलरेंस हो तो सब कुछ सफल भी हो सकता है। यस और नो। ऑब्जेक्टिव ऑफ लिब्रा क्या था जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई एक सिंपल ग्लोबल करेंसी हम देना चाहते हैं सारी दुनिया को, ताकि बिलियंस ऑफ सिटीजन्स एम्पावर हो जाए और मेरे पास बिलियंस आ जाए। तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ लिब्रा इज टू इनेबल अ सिंपल ग्लोबल करेंसी एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्पावर बिलियंस ऑफ सिटीजन्स, उसका मतलब है कि दुनिया के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को मैं सशक्त बनाना चाहता हूं कि इतना सिंपल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको देना चाहता हूं। समझ में आया आपको। एक बोलता है कि ऐसा लगता है कि सैंडी सर और कपिल शर्मा एक साथ ही काम कर रहे हैं, पैरेलल शो चल रहे हैं, मतलब ये कपिल शर्मा का शो चल रहा है तो कपिल शर्मा के शो सरी के पेमेंट भी करवाओ जरा या अनअकैडमी वालों से मेरे को तुम लोग। हाँ नहीं तो प्यारे दोस्तों, कैलिब्रा उसके जरिए काम होगा। कैलिब्रा फेसबुक की ही एक कंपनी होगी और इस पूरी लिब्रा को चलाने का काम फेसबुक का अपना वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट कैलिब्रा करने वाला है। समझ में आ गया, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी। चाइना का इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या होगा कोविड-19 का, नेक्स्ट आइस एज पृथ्वी पर कब आएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मली 10 से 15,000 साल की या 20,000 साल की साइकिल चलती हैं, तो फिर हो सकता है वो साइकिल रिपीट हो, प्रोवाइडेड तब तक इंसान बचे रहें, अदरवाइज हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। चाइना पर इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा बिल्कुल बताऊंगा। चाइना तो छोड़िए, आपको दुनिया और भारत के ऊपर क्या आएगा वो भी बता दूं। भारत पे तो आज से पूरी तरह आने ही लग गया ना, लॉकडाउन हो जाएगा तो इकोनॉमी का कचुम्बर निकलना तय है। यस और नो, समझ में आया आपको। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं इसमें। तो फेसबुक ने ऑफिशियली इसको पूरा किया, लिब्रा की बात की, यानी कैलिब्रा वॉलेट के थ्रू होगा। यहां तक समझ में आ गया आपको। इसकी वो रहेगी सब्सिडियरी फर्म, और किसी भी तरह से फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है प्यारे बच्चों, उसका बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा। बहुत अच्छा सवाल केतन ने पूछा कि पूरी दुनिया की एक कॉमन करेंसी क्यों नहीं हो सकती। आइडियली हमारी पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, एक करेंसी, तो मिलिट्री की जरूरत ही नहीं रहेगी, तो हर आदमी अमीर हो सकता है। ये एक बहुत लंबे समय का गोल है, यूनाइटेड नेशन बनाया इसलिए गया था ना प्यारे बच्चों। नाउ कैलिब्रा के साथ कोई डेटा शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजिंग ड्रिवन होता है, विज्ञापनों से चलता है, और विज्ञापनों में अगर पेमेंट डेटा शेयर होने लग गया तो गए काम से। आपको बात समझ में आई। सो दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। ये है इसकी पूरी कहानी। लिब्रा एक रोमन जब एम्पायर होता था उस वक्त वेट का यूनिट होता था, उसका फ्रेंच रूट लिब का मतलब होता है फ्री। तो बेसिकली लिब्रा ये बोल रहा है कि मैं सरकारी करेंसी से तुमको मुक्ति दे दूंगा। तो सरकारों ने बोला कि हम ही तेरे को मुक्ति दे देते बेटा, तू हमको क्या मुक्त कराने वाला है, ये ले मुक्ति। समझ में आया आपको। अभी तक का सब कुछ क्लियर है। तो इकोनॉमी पे क्या असर आएगा अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, पहले फेसबुक की करेंसी को निपटा लें। तो लिब्रा एसोसिएशन इसको आगे बढ़ाने वाला था, दुनिया की सबसे बड़े नामों ने उसमें हामी भर दी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमेरिका के और यूरोप के लॉ मेकर डंडा लेके उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो एक एक करके फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग का साथ छोड़ छोड़ के भाग गए। और उसके बाद मार्क बोल रहा हूं मैं, मार्क ज़करबर्ग, मार्क नया नाम हो गया ये तो, एक साइट खोल लो तुम लोग मार्क बुक के नाम से। प्यारे दोस्तों, केतन लिखते हैं कि क्या कोरोना इंसानों को एक्सटिंक्ट कर देगा? नहीं, 750 करोड़ लोगों को कोई भी वायरस एक्सटिंक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ ही जाती है सूनर और लेटर। बात समझ में आया। लेकिन करोड़ों को साफ करने की ताकत उसमें होती है। तो मार्क ज़करबर्ग को समझ में आ गया कि कदम पीछे हटाना जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हम इथीरियम हो, बिटकॉइन हो, उनके टीपीएस से कहीं ज्यादा दे देंगे। बिटकॉइन में 60 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, इन्होंने बोला फेसबुक में हम 1000 ट्रांजैक्शंस कर देंगे। वो ठीक है, उनके पास उतना एक टेक्निकल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कर सकते हैं। यह है पूरी की पूरी कहानी। लेकिन लिब्रा के साथ हुआ ये प्यारे दोस्तों कि इसको विनियामक तूफान का सामना करना पड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा, और पूरी ताकत से फिर उनको यह समझ में आ गया कि अब कदम पीछे हटाने जरूरी हैं। और फेसबुक ने अब अपनी पूरी भाषा ही बदल दी है लिब्रा को लेके। ये मार्च अप्रैल 2020 का अपडेट है। और प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछा कि लिब्रा की वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, मार्क ज़करबर्ग साहब ने पीछे ले लिया। सर सबडक्शन जोन क्या होता है? ये साक्षी एंटरटेनमेंट जो है ये यहां आया मेरा टेस्ट लेने के लिए।
अबे तुम हर सब्जेक्ट का सवाल पूछ लोगे मुझसे? जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ। सबडक्शन जोन पढ़ के करोगे क्या तुम? वो प्लेट तो बेचारी कुचल के नीचे चली गई, वदाती बेनियफ जोन बन गए, वो सब बन गए वोल्केनो, वो सब अभी जान के तुम क्या करोगे यार? हैं ये बताओ। चलिए दोस्तों, तो कई बार बच्चे जो है वो शिक्षक की परीक्षा लेने में काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे बच्चे ज़िंदगी में नाम बहुत रोशन करते हैं। एक दिन घंटी बजाते हुए डीएम बन के सड़कों पे घूमते हैं, बहुत अच्छी बात है। लिब्रा पूरा समझ में आ गया, तो इसका एक इन्फोग्राफिक है, इस इन्फोग्राफिक को भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। आई होप दिस इज टोटली क्लियर, टोटली क्लियर। बिटकॉइन लिब्रा का कंपैरिजन भी दिया। अब ये सब मैं इन्फोग्राफिक एक्स्ट्रा और ढूंढ के इसलिए लाता हूं दोस्तों, ताकि आपको पढ़ने में बाद में मदद हो, इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैरेलल में पूजा का शिवांगी से बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन चल रहा है, कोई भी उनको डिस्टर्ब ना करें। ये आने वाले समय के एसपी और डीएम हैं, इनका सम्मान अभी से किया जाना बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। चलिए दोस्तों, इंकॉइस लॉन्चेस न्यू अलर्ट सिस्टम, ये मैंने आपको सिर्फ स्वेल सर्जेस पढ़ाने के लिए लाया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंकॉइस जो होता है प्यारे दोस्तों, वो बेसिकली आपको ओशन सर्विसेज की सारी जानकारी देने की कोशिश करता है। समझ में आया? और इन्होंने एक नया अलर्ट सिस्टम बनाया, लेकिन ये मैं इसलिए लाया हूं कि मैं स्वेल सर्जेस आपको बताना चाहता था। स्वेल सर्जेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो वो हम इसके जरिए पढ़ लेंगे। तो ऐसे एक करंट अफेयर के जरिए हम 10 नई चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। यस और नो? आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हंसी मजाक के बीच बीच में आप इस तरह से चीज़ों को गंभीरता के साथ पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे की क्लास खत्म हो उस वक्त आपको पूरी तरह से 50 नई चीज़ें पता हो जानी चाहिए। अगर आप हंसी मजाक पे सही समय पे ब्रेक नहीं लगा पाएंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? ममता जी, आपकी दादी को हमारा सादर प्रणाम दीजिएगा। जब भी बड़ों से तारीफ मिलती है तो वो एक तरह से आशीर्वाद होता है, जिससे हमें बहुत ताकत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया आपको? साक्षी सर, इज्जत के साथ बेइज्जती कर दी आपने तो। अब पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। दी हैदराबाद बेस्ड INCOIS जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, हम सबके हरदिल अजीज मिनिस्टर साहब हैं, बड़े प्यारे हैं, ENT सर्जन है वो, नाम क्या है उनका। उन्होंने जो सिस्टम लाया है कि स्वेल सर्जेस की अग्रिम चेतावनी मछुआरे समुदाय को समय पर देना बहुत जरूरी है। समझ में आया? ये होगा, इसके बाद मैं रिसेशन का भी पूरा बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, मुझसे बस पूछ लेना 5 मिनट के बाद, बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्वेल सर्जेस क्या होते हैं? ये बेटा सरफेस ग्रेविटी से बनने वाली वेव्स होती हैं, विंड से नहीं, सामान्य हवा से। आपको पता ही है ना, पूरा एक ओशन कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, अलग अलग प्रकार की तरंगों का सिस्टम है, पवन पट्टियों का एक सिस्टम है, वो सारी चीजें हैं। ये चीजें जब पूरी की पूरी आपस में जुड़ती हैं तो आपको अलग अलग तरह की वेव्स के बारे में मालूम चलने लगता है। यस और नो? यस और नो? समझ में आया दोस्तों? मैं सारे कमेंट नहीं देख सकता हूं, पढ़ते पढ़ते बीच बीच में मैं कुछ कमेंट देख पाता हूं, सारे के सारे कमेंट लगातार देख पाना मुश्किल है, तो इसलिए कुछ कमेंट्स मिस भी होंगे मुझसे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। नाउ, गुरुत्वाकर्षण के कारण बनते हैं और सामान्य हवा की तरंगें नहीं होती हैं, इसलिए ये बिना किसी वार्निंग के आते हैं। तो आपको अगर अलग अलग प्रकार की वेव्स का कंपैरिजन देखना है तो ये वो कंपैरिजन है प्यारे दोस्तों। और ये 100 मीटर तक की वेवलेंथ और 50 मीटर तक की गहराई वाली स्वेल सर्जेस होती हैं, जो देखने में बहुत मासूम लग सकती हैं लेकिन बहुत खतरनाक हो सकती हैं। समझ में आया आपको? खुशी सिंह बोल रही हैं कि सर सॉन्ग, तो कौन सा गाना गाऊं आप लोग आज बता दीजिए। आप लोगों की डिमांड पर गाना गाया जाएगा आज। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और ये जो INCOIS है, इसकी जानकारियां दी है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये पश्चिमी तट पर स्वेल सर्जेस ज्यादा कॉमन है, पूर्वी तट पर इतने स्वेल सर्जेस नहीं आते हैं। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विद पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। तो अब ये पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है? इंडियन रेलवेज ने कुछ नए इनोवेशंस किए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट टू एनर्जी हो। ये है वो प्लांट दोस्तों, एक शुरुआत है और ये काफी अच्छा प्लांट है। और ये भारत सरकार की ओवरऑल स्ट्रेटजी, अभी तो फिलहाल कोविड-19 पर ही 2020 फोकस होगा, पूरा का पूरा 2020 पर फोकस हो जाएगा। 2021 से ही सामान्य गतिविधियां पुनः शुरू होंगी, क्योंकि झटका इकोनॉमी को बहुत गहरा लगने वाला है। इतनी सी बात तो कोई भी समझ सकता है। समझ में आएगा नहीं आपको? चलिए अब इसको समझिए। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विद पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है? ये रेलवेज ने अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चालू किया
पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी से बिना सेग्रीगेशन के वेस्ट को ये कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, स्वच्छ भारत अभियान रूरल, उसमें जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करो, बायोलॉजिकल वेस्ट अलग करो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग करो। अब कई घरों में ये लोग करते ही नहीं, आदत ही नहीं है, तो आपकी पूरी रिसाइकलिंग की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो वेस्ट का जो सेग्रीगेशन एट सोर्स है, ये चैलेंज है। अब जैसे मैं जिस शहर से हूं वहां ये चीज को परफेक्ट कर लिया गया है। 99% लोग वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स करने लग गए, उस वजह से कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाते हैं। ऐसे में पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है प्यारे दोस्तों कि कहीं ना कहीं लोगों में वो आदत जब आएगी तब आएगी। फिलहाल तो ये है कि हम सीधे के सीधे वेस्ट को उठाएं और उसको कार्बन पाउडर, डीजल और गैस में कन्वर्ट कर दें। डीजल अलग बिकेगा, गैस और कार्बन पाउडर अलग से बिकेगी। ये समझ में आया? तो बस पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का फायदा है, इतना आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में ये हल हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत अच्छा गीत है, बचपन में मैं काफी सुना करता था। तो वेस्ट इज प्रोसेस्ड एंड रिफॉर्म्ड इन 24 आवर, 24 घंटे लगते हैं, बड़े एरिया में बनता है। डीपॉलीमराइजेशन, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, स्क्रबिंग, पार्टिकल फिल्ट्रेशन, रैपिड क्वेंचिंग सब होता है। आप याद कीजिएगा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद है ना? क्रूड ऑयल का पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट, कितनों को याद है? एलपीजी पढ़ाया था जब मैंने। तो जब एलपीजी पढ़ाया था तो आपको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट का कॉन्सेप्ट बताया था। तो उसमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वोलेटाइल्स बाहर आते हैं, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्लांट याद रखिएगा। यस और नो? समझ में आया? क्लियर है? आगे चलें। चलिए, इंडिया ज्वाइन ग्लोबल एएमआर आर&डी हब। अब जल्दी से वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पीछे बहुत गहरी सोच रहती है प्यारे दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट की सोच ये रहती है कि आपको आगे करंट अफेयर समझ में आए। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कुछ याद आ रहा है आपको? किस प्रकार जीवाणुओं में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है? तो उन जीवाणुओं को मारने के लिए, क्योंकि अब ये तो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है ना, जिस प्रकार से प्यारे साथियों कोविड-19 एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बनी हुई है, एग्जैक्टली उसी तरह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बनी हुई है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है? इसलिए इसमें इतना डिटेल में अंदर नहीं जाऊंगा। आपको सब बता दिया था कि ये क्राइसिस कैसे आती है। बैक्टीरिया, वायरसेस पे अलग से बिंदु भी पूरे लेके पिछले सेशन में मैंने पढ़ा दिए हैं, तो हम उसको थोड़ा सा बिल्ड कर रहे हैं। तो भारत ने अब क्या किया? भारत ने ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब को ज्वाइन किया है। कुछ समय पहले हुआ था ये, और ये डीबीटी ने अनाउंस किया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, एमएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके जरिए भारत बाकी दुनिया के साथ में कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि बैक्टीरिया वंस अगेन नेशनल बाउंड्रीज देख के तो हमला करेंगे नहीं, तो इस वजह से जब बैक्टीरिया नेशनल बाउंड्रीज देख के हमला नहीं करने वाले हैं, तो हमें भी नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखते हुए कोऑपरेशन करना आवश्यक है। यह फंडा समझ में आ गया? तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी उन माइक्रोब की दवाइयों के प्रति, यानी एंटीबायोटिक्स के प्रति, खासतौर पर बैक्टीरिया के केस में बात करूं तो वायरसेस के केस में एंटीवायरल होगा, दूसरों फंगस के केस में एंटी फंगल होगा, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और वो क्यों होता है ये हमने आपको पहले बता दिया था। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो भारत इससे जुड़ गया है, इसके बारे में कुछ और जानकारियां यहां दी है। तो अगर एएमआर पर आएगा, जो कि बेसिकली बर्लिन जर्मनी में है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट? सुपरबग्स की हमने बात की थी, याद है आपको? वेरी गुड। सुपरबग्स यानी इस प्रकार के माइक्रोब्स जिन पर 100 से ज्यादा अवेलेबल एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते, तो डॉक्टरों को हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं कि क्या करें। इसीलिए ऐसे वायरसेस को भी डेवलप किया जा रहा है जो बैक्टीरियोफेजेस हो जाएंगे। याद आया आपको? बैक्टीरियोफेज मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया था। क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस? 20 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न डिस्कवर्ड। तो भैया शनि ग्रह के 20 नए चंद्रमा ढूंढ के निकाले गए हैं। तो ये हमें एक चीज पता चल रही है कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारे सैटर्न और जुपिटर के मून्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इससे एक चीज और ये पता चल रही है कि जब सोलर सिस्टम बना था, उस समय प्यारे दोस्तों किसी भी तरह से बहुत सारी उथल पुथल बहुत सारे ग्रहों में रही होगी। समझ में आया आपको? क्योंकि अगर इतने सारे चंद्रमा बने हैं तो वो प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ दैट प्लैनेट नेवर हैपेंड, वो एक जगह स्थिर हो ही नहीं पाया। तो अक्टूबर में 2019 में 20 नए चंद्रमा मिले शनि ग्रह के।
अब 82 हो गए। तो एग्जाम में अगर किसी ने पूछा कि भैया मैक्सिमम सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? बैक्टीरियोफेज के बिल्कुल सही उत्तर आए हैं। गुड 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 माय डियर स्टूडेंट्स, प्लैनेट मैक्सिमम 82 मून्स के साथ सैटर्न हो गया। अभी तक जुपिटर 79 पे था। अब जैसे जैसे अभी तो सुबारू टेलीस्कोप से निकला था हवाई के, हवाई इज द 50th स्टेट ऑफ यूएस, मालूम है आपको? प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच बने द्वीप समूह वो हवाई है। समझ में आ गया आपको? तो दैट इज द 50th स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये उनके नए सैटेलाइट्स हैं। तो सुबारू टेलीस्कोप जो हवाई में एक काफी ऊंची पर्वत श्रृंखला पे लगाया हुआ है, इसलिए क्योंकि वह मिनिमम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में पूरा एटमॉस्फेयर पोल्यूशन कम होने की वजह से खगोलीय अध्ययन करना बहुत आसान होता है। ये लॉजिक भी मैंने आपको पहले दे दिया था, यस और नो? याद है आपको? वेरी गुड। तो ये है न्यू मून्स ऑफ सैटर्न। इसको पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 17 ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब डायरेक्शन सबकी सेम नहीं है। उससे क्या पता चलता है? द ओरिजिनल टाइम मस्ट हैव बीन वेरी वायलेंट। इसका जब इनिशियल फॉर्मेशन हुआ था वो काफी वायलेंट रहा होगा। समझ में आया आपको? मैंने आपको ऑर्बिटल प्लेन ऐसा होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये बता दिया था, आई होप यू रिकॉल। लेकिन हर मून उस नियम को फॉलो करे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये उससे जुड़ी कुछ और जानकारियां बच्चों। गैनीमीड हमारा सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का सैटेलाइट है। टाइटन इज सैटर्न्स लार्जेस्ट मून एंड द सेकंड लार्जेस्ट। गैनीमीड जो है जुपिटर का, प्यारे दोस्तों आप देखिए उसका आकार इज द लार्जेस्ट, टाइटन इज द सेकंड। उसके बाद तो ग्रह ही आ गया मर्क्यूरी, उसके बाद कैलिस्टो, आयो, मून, यूरोपा, ट्राइटन, प्लूटो, टाइटेनिया। कोशिश ये कर रहे हैं वैज्ञानिक कि इन पे जाकर प्रोब को लैंड करके ये देखा जाए कि क्या इनमें कोई माइक्रोब्स हैं, लाइफ है, ये सारी चीजें। वो रिसेशन और उसका क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगा आज के सेशन में, लिख के रखा है मैंने, मिस नहीं करूंगा। तो ये है 20 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न। समझ में आ गया दोस्तों? हमने हमारे पहली सेशन में आपको ऊ मुआ मुआ भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हमारा आखिरी तो टाइटन के बारे में ये पूरा पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। बृहस्पति का गैनीमीड जो है नंबर 1 पे है साइज वाइज। ठीक है, फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस। इंडियन ब्रेन एटलस का मतलब यह है कि एक औसत हिंदुस्तानी के दिमाग का आकार क्या है। तो उसमें आपको उसका वॉल्यूम, उसका वेट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सारा फिजियोलॉजिकली जो वो होता है ब्रेन, उसकी पूरी स्टडी करना है। इंसानों का ब्रेन कैसे बना, क्या बना, यह सेपियंस किताब में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। और कैसे हमारा बड़ा ब्रेन हमारी फिजियोलॉजी को इफेक्ट कर गया वो भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया। दैट इज व्हाई आई कीप रिकमेंडिंग बुक्स। मैं आपको फिल्म्स और बुक्स इसीलिए बताते रहता हूं। तो पहला इंडियन ब्रेन एटलस प्यारे साथियों जो बना है, इस इंडियन ब्रेन एटलस को बनाने के बाद जो इसमें से निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि ग्लोबली अगर आप देखते हैं तो कॉकेशियन ब्रेन्स और चाइनीज और कोरियन ब्रेन के कंपैरिजन में, ये आईआईटीएच ने किया है, के कंपैरिजन में भारतीयों के ब्रेन का आकार बहुत अलग पाया गया है। समझ में आया आपको? तो डेडिकेटेड इंडियन ब्रेन मैपिंग करके एक एटलस बनाने का काम पहली बार हुआ है। तो अब यह पता चला इसमें कंपैरिजन में कि भारतीयों का औसत ब्रेन का आकार हाइट, विड्थ, वॉल्यूम में कॉकेशियन यानी व्हाइट यूरेशियन मेल्स की बात कर रहे हैं एंड ईस्टर्न चाइनीज कोरियन पॉपुलेशन के सामने छोटा है। समझ में आया? लेकिन उसमें यह भी वैज्ञानिकों को पता चला कि तिकड़मबाजी में ये नंबर 1 है। The differences were found at structural level, volume of hippocampus and so on। और इसकी implications ये हैं। देखिए साइज ऑफ ब्रेन से अकलमंदी का कोई लेना देना नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा, साइज ऑफ ब्रेन का कोई मतलब नहीं है कि भाई कम अकल होगी या ज्यादा। बीमारियों के इलाज में इसका इंप्लीकेशन होता है, वो मैंने बीमारियों के नाम नीचे लिख दिए हैं। डिमेंशिया की बीमारी होती है ना, अल्जाइमर, धीरे धीरे आपके ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाते हैं। और जब ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाते हैं प्यारे दोस्तों तो उसको डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया ये नहीं जब आप अपनी सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज लूज करना शुरू कर देते हैं। अल्जाइमर हुआ, पार्किंसंस हुआ, और बहुत सारे बूढ़ों लोगों के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनकी खुद की पूरी एक सेल्फ अवेयरनेस ही खत्म हो जाती है। आपके परिवार में भी कभी ना कभी किसी रिलेटिव के बारे में आपने शायद ये सुन के रखा होगा। तो ये है पूरी कहानी फर्स्ट इंडियन ब्रेन एटलस की। कॉस्मिक यति बेसिकली प्यारे दोस्तों वैज्ञानिकों ने जो ढूंढ के निकाला अभी तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी। तो ये कॉस्मिक यति नाम आप याद रखिएगा। अर्ली यूनिवर्स में एक मॉन्स्ट्रस गैलेक्सी के फुटप्रिंट्स। ये हो गए हमारे अभी तक के सारे करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट। अब हम आपको 3 कॉन्सेप्ट एकदम एक साथ पढ़ाएंगे
हालांकि उसके ऊपर कुछ न्यूज आइटम मैं आपको दूंगा कोविड-19 टेस्टिंग के बारे में, इसकी बीमारी की दवा कब तक आएगी उसके बारे में, और वैक्सीन आखिर होती क्या हैं, बनती क्या हैं, कैसे क्या इसमें किया जाता है उसके बारे में। ये तीनों मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, बाद में आप इन चीजों को जूम इन करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके पहले इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर लेंगे। सेशन में भी 5 मिनट का समय बचा है। पूरे जोश में हो सब लोग, जोश किसी का कम तो नहीं हुआ, मजा आया, बहुत कुछ सीखा आपने। प्यारे साथियों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक रिसेशन की। देखिए, मैंने आपको रिसेशन की डेफिनेशन दे दी थी। अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में, एक के बाद एक क्वार्टर्स में इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब ग्रोथ रेट कम नहीं होना, आकार छोटा हो जाना, तो तीसरे क्वार्टर में हम कहेंगे कि रिसेशन आ चुका है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इस साल की ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आना ही आना है। एंटायर इंडस्ट्रीज आर शटिंग डाउन, और भारत में अब असर आना शुरू होगा क्योंकि प्रैक्टिकली एंटायर इंडिया हैज नाउ बीन लॉकडाउन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाइना बीइंग द हब ऑफ एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, और चीन क्योंकि इस पूरी विनिर्माण की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु है और वहां से मैक्सिमम सप्लाई सब तरफ होता है, इंक्लूडिंग भारत में। जैसे हमारे मोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है, असेंबली कर रहे हैं हम लोग, और 70% वहां से आता है। फार्मा में 70 से 80% API वहां से आते हैं, एक्टिव फार्मा। तो हमारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स होने की कगार पे आ गई थी, धीरे धीरे इंपोर्ट्स फिर से शुरू हुए। तो ये स्लो डाउन आ गया है बहुत भयानक। और अब जब लॉकडाउन आया भारत में, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका है भारत में, अभी आप अगले 30 दिनों में देखिएगा, भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन विज्ञान यही कह रहा है कि कोरोना तो फैला है, बहुत बुरी तरह से फैला है, और अब उसको कंटेन करने का समय आया। हम 2 महीने वैसे ही लेट चल रहे हैं इस खेल में, तो अगले 30 से 60 दिनों में दोस्तों इकोनॉमी के चक्के पूरी तरह से जाम हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को और RBI को कदम उठाने पड़ेंगे, जो अपने आप में पूरा लेक्चर बनेगा अलग से। नाउ, ये जो इकोनॉमिक रिसेशन 2020 में आने वाला है, ये एक सामान्य रिसेशन नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। क्यों आई थी? मेरा उस पर 2.5 घंटे का सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। संदीप आनंद ने US हाउसिंग रिसेशन क्राइसिस देखिएगा, वो पूरा तकनीकी भी। अमेरिका का हाउसिंग मार्केट डूबा था, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल। इस बार ये आर्थिक कारणों से नहीं हो रहा है, इस बार ये जीवन और मौत के कारण। ये बहुत खतरनाक कारण है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जीवन और मौत का स्विच है ऑन ऑफ। जैसे ही भारत इस पूरी क्राइसिस से बाहर आएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि लोग रातों रात जाके फिर से स्पेंडिंग शुरू कर देंगे। लोगों को 3, 4, 5, 6 महीने पूरा अपना लॉस का स्टॉक टेकिंग करने में लगने वाला है। एंड 2020 इज प्रैक्टिकली गॉन। तो हमारी कहानी 2021 में शुरू हो गई, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी की। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी अकड़ीबाजी में पूरा जनवरी फरवरी बर्बाद कर दिया। वो आदमी इतना बड़ा नंबर 1 का झूठा है कि पूरी फरवरी आखिरी दिन तक ये बोलता रहा वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, लेकिन अब पूरा बोलता है कल कि वी न्यू दैट इट्स अ पेंडेमिक। तो जब नेता इतना झूठ बोलने लग जाएं, तो आप समझिए कि उनके कंट्रोल में नहीं है चीजें। परसों उन्होंने कितना खतरनाक ट्वीट किया, ये मच्छर बहुत घूम रहा है। तो परसों उन्होंने बहुत खतरनाक ट्वीट किया कि ये 2 दवाइयां हैं, इनका असर बहुत अच्छा होगा, कीजिए। ये उनका डेस्परेशन शो करता है कि उनको अब जल्दी जल्दी दुनिया को बोलना मैंने कुछ गलती नहीं। लेकिन वैक्सीन ऐसे नहीं बनती हैं, ये बात ट्रंप को भी पता है, लेकिन नादान लोगों को उस ट्वीट में लाखों लोग उसको लाइक कर रहे हैं, ट्वीट। अरे भैया, विज्ञान ऐसे काम नहीं करता है। ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये है पूरी की पूरी कहानी। तो आप अगर हमसे इकोनॉमी पढ़ना चाहोगे तो आप डिमांड रेस कर दो, अनअकैडमी वालों को बोल दो, हम आपके लिए इकोनॉमी का भी पूरा कोर्स ले आएंगे। 30 साल हो गए हमको, इकोनॉमिक्स पत्रिका का एक इशू हमने छोड़ा नहीं, हार्वर्ड बिजनेस का इकोनॉमिक टाइम्स का एक इशू नहीं छोड़ा, क्योंकि उससे मुझे प्यार है उस विषय से। और वो तो समझना ही पड़ेगा ना, आप भली किसी भी फील्ड के इकोनॉमी को तो समझना ही पड़ेगा। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं, ये टेस्टिंग, मेडिसिन और वैक्सीन। तो ये टीके होते क्या हैं? मेरी सरल भाषा में आपको सब समझ में आ रहा है? ये सब एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, सारी स्लाइडें यही हैं। ये वीडियो आप बाद में आराम से रिवाइज करके देख सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं। कई बार कंटेंट ज्यादा होता है, मुझे ज्यादा दिखाना पड़ता है। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये तीनों चीजें मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं, ठीक है? वैक्सीन यानी कि टीका, हमारे शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली। हमने रोहित की मौत वाली कहानी जब पढ़ी थी तो आपको बताया था ना किस प्रकार इम्यून सेल्स को ट्रिगर करते हैं। तो बॉडी में, फिर मैंने हार्मोन्स और एंजाइम्स भी आपको पढ़ाए, हमने देखा कैसे ट्रिगरिंग होती है। अब अगर कोई पैथोजन हमारे शरीर में घुसता है तो हम उससे लड़ते हैं। पैथोजन है बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु। सो व्हेन अ पैथोजन एंटर्स माय बॉडी थ्रू एनी मीन, देन माय बॉडी अल्टीमेटली गेट्स ट्रिगर्ड एंड इट फाइट्स बैक। तो क्या मैं ट्रिक नहीं खेल सकता मेरी बॉडी के साथ? और वो ट्रिक ये कि मैं खुद एक पैथोजन को अंदर डाल दूं, तो मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, उससे लड़ेगा, उसको मार डालेगा,
और अब बॉडी ट्रेन हो जाएगी, बॉडी की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी कि अगली बार उससे मिलता जुलता पैथोजन आया तो अच्छा तू फिर से आ गया, ये लड्ढुम ये लड्ढुम ये लड्ढुम। दिस इज व्हाट वैक्सीन्स आर। टीके सिर्फ ये काम करते हैं कि आपके शरीर में एक कीड़ा डाल देते हैं और शरीर को लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं कि अगली बार वो कीड़ा जब वाकई में आएगा तो तुम लड़ पाओगे, नहीं तो तुम अगली बार तुमको पता ही नहीं कि वो कीड़ा आया, लेट हो जाओगे तो मर जाओगे। वही हो रहा है ना कोविड-19 के साथ। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर में खुद होके पैथोजन डालना, सर ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, हम खुद होके अपने शरीर में पैथोजन्स क्यों डाल रहे हैं? जब पहली वैक्सीन बनी थी, कौन सी बनी थी बताएंगे? तब ये सवाल बिल्कुल पूछे गए थे कि हम अपने खुद के शरीर में पैथोजन्स कैसे डाल सकते हैं, इसमें तो हमारी मौत हो जाएगी। तब वैज्ञानिकों को और साइंटिस्टों को पसीना छूट गया था ये बताने में कि भैया इससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। आपको एक बात पता है, वैक्सीन हेजिटेंसी नाम का पागलपन आ गया है दुनिया में, इसीलिए तो मीजल्स के केसेस अमीर देशों में, भारत में नहीं, भारत में तो इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चला रही है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो यूरोप में, अफ्रीका के कई देशों में सोशल मीडिया पे वहां भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती इसकी, और 12 बजाऊं बताओ आप, वहां भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आलम है कि नहीं टीके नहीं लगवाने चाहिए, ये तो पाप है, ये करोगे तो भगवान का कहर बरस पड़ेगा। इस तरह के पागलपन यूरोप में, और कई पेरेंट्स ने बच्चों को टीके नहीं लगवाए। तो आप बोलेंगे मेरे को क्या करना, वो वहां होगा। अरे ह्यूमन सोसाइटीज लिंक कोविड-19 में ये फंडा समझ में नहीं आया, वहां मीजल्स तो यहां भी मीजल्स। तो या तो हम सब बचे हुए हैं या हम सब मरे हुए हैं, सेपियंस, युval नोआ हरारी, कि हम सब एक डेस्टिनी में बंधे हुए हैं और इसमें से कोई भी एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं निकल के चला जाऊंगा, दूसरा इसमें से बच जाएगा। वैसा नहीं होने वाला है बेटा। एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, बहुत अच्छे अच्छे इनपुट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे काफी एजुकेटेड है, उनको कई चीजें पता है। वेरी हैप्पी कि मैं ऐसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, गुड 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 गुड, और काफी आपको वैल्यू एडिशन भी हो ही रहा है। यस और नो बता दो भैया। अब आपने शरीर में वो पैथोजन डाले तो डॉक्टरों को पता है कि यार इसमें बहुत दिक्कत होगी, इसलिए उसको डाइल्यूट करके डालो, तो पैथोजन्स को एकदम हल्का कर देते हैं। बॉडी तो फिर भी लड़ेगी ना। नाउ द प्रॉब्लम इज कौन सा इसमें हम दवाई डालें, ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे कोविड-19 की आप बात करेंगे, तो जब आप कोविड-19 को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्यारे दोस्तों, SARS-CoV-2 वायरस देख रहे हैं ना, फ्यूजन प्रोटीन स्पाइक, या तो मैं ऐसी दवाई बना लूं कि जब वो ACE2 रिसेप्टर, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, पिछला सेशन याद करना, वो वहां पे जुड़ ही नहीं पाए, या तो मैं इसके जुड़ने की प्रक्रिया को स्लो करने वाली दवाई बना लूं। समझ में आया आपको? या तो मैं इस प्रक्रिया को जुड़ने को स्लो करने वाली दवाई बना दूं, या 50 आज कम से कम 40 अलग अलग प्रकार के वैक्सीनों पे ट्रायल चल रहे हैं कोविड-19 के लिए, क्योंकि इस वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए अलग अलग तरीकों से हमले किए जा सकते हैं। अब किसी को नहीं पता कौन सा हमला कारगर होगा। वैक्सीन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एनिमल टेस्टिंग करो, फिर ह्यूमन टेस्टिंग करो वॉलंटियर्स के साथ, फिर उसकी एक स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाओ, फिर उसको मार्केट में कमर्शियली लॉन्च करो। 12 महीने, 16 महीने, 18 विद द लेटेस्ट जेनेटिक कोडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल। 18, 24 किसी को नहीं पता, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वैक्सीन को आने में। कोई भी ये सोच के बैठा कि कल सुबह वैक्सीन, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। भगवान करे हो जाए, पर ऐसा होना नहीं है। तो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये समझ में आया। रैलियां निकाल निकाल के गो कोरोना, कोरोना गो, गो गो कोरोना, कोरोना गो, वो करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कोरोना सुन नहीं सकता, उसके कान नहीं है, और कोरोना पर वाइब्रेशन का कोई असर नहीं होता, ये मालूम है ना आपको। तो ये जो हिंदू की न्यूज का बहुत शानदार इन्फोग्राफिक है, ये आपको बता रहा है कि किस प्रकार से ये काम होता है। तो इसके मेडिसिन जब आएंगे, अब वो किस पाथवे से आएंगे ये किसी को नहीं पता। अब आते हैं टेस्टिंग पर। तो क्या भारत सरकार को टेस्टिंग स्केल अप करना चाहिए? 100% स्केल अप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एसिम्प्टोटिक हैं, जिनमें अभी आए नहीं है, लेकिन उनको शक है, या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, या वो किसी से कांटेक्ट में, और वो खुद होके आना चाहते हैं, लेकिन आज उनको पता ही नहीं कहाँ जाए, और सरकार ज्यादा लोगों को इन्वाइट भी नहीं कर रही है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू डू इट, ड्रामेटिक स्केलिंग अप। सरकार का कहना है कि उसमें बहुत लिमिटेड रीएजेंट्स हैं, वो वेस्ट हो जाएंगे, तो आपने स्टॉकिंग क्यों नहीं की? ये तो आपको सोचना था। 1 जनवरी 2020 को जब चीन ने 8 डॉक्टरों को धर लिया था, उसी दिन आपको समझ में आना चाहिए था कि चीन बोल रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है। नेवर ट्रस्ट अ न्यूज टिल ऑफिशियली डिनाइड, सुना है ना वो आपने? नेवर ट्रस्ट अ न्यूज टिल इट इज ऑफिशियली डिनाइड। तो जैसे ही चीन ने ऑफिशियली डिनाई किया था, तब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि
बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। यस और नो? तो ये है पूरी की पूरी कहानी। और अब हमें बस खुद को किसी तरह बचा के रखना है। हम रख भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग मारे जाएंगे। अल्टीमेटली जितनों को होगा उसमें से कुछ परसेंटेज बीमार पड़ेंगे, उनमें से ज्यादातर को निकाल के लाया जाएगा। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है ना, उतने वेंटिलेटर ही नहीं है। अब इसका इलाज वेंटिलेटर ही है। अरे भैया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरस है, ये आपकी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। तो आप सांस नहीं ले पाते हो तो मौत ही होगी ना, इसलिए ट्यूब डाल के आपको सांस दिलवाई जाती है। तो वेंटिलेटर का मैन्युफैक्चरिंग लाखों वेंटिलेटर्स का करवाया जाए, सरकार करेगी भी। वन कैन ओनली होप एंड प्रे कि देरी ना हुई हो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। प्यारे साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। काफी गंभीर बातें भी इसमें हुई हैं। वायरसेस म्यूटेट भी करते हैं, लेकिन बेटा म्यूटेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। कई बार म्यूटेशंस पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव है ना, लेस हार्मफुल। म्यूटेशंस का मतलब हर चीज नेगेटिव नहीं है। तो दोस्तों, वायरसेस और बैक्टीरिया के साथ में इंसान का पहले दिन से रिश्ता रहा है। लेकिन आपको पता है आधुनिक विश्व में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई है पिछले 20 सालों में? आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारों ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए टास्क फोर्सेस ही नहीं बना के रखी हैं, और वो ये मान के चल रहे हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉन्कर्ड एवरीथिंग। एक छोटे से वायरस ने आके हमें हमारी औकात का पूरा एहसास दिला दिया। वी नीड टू इन्वेस्ट इन अ ग्लोबल पैंडेमिक फाइटिंग टीम, और हर देश को बजट डाल के एक बहुत बड़ा फंड बना के 1000 साइंटिस्टों की टीम बना के लगातार पैंडेमिक ढूंढने पड़ेंगे कि अगला का, तो हम सब बचेंगे, अदरवाइज हम सब मरेंगे। हमारी डेस्टिनी बंधी हुई है, ध्यान रखना। हम में से कोई भी, नो मैन इज एन आइलैंड इन हिमसेल्फ। तो ये था हमारा आज का सेशन। काफी सारे करंट अफेयर्स की हमने बात की, कॉन्सेप्ट पे बात की, सारी चीजें आपको समझ में आई। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों खूब पढ़िए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। इस सप्ताह की मेरी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम को 7 से 8 होंगी। नए टॉपिक्स आते जाएंगे। 50 सेशन फ्री में कराऊंगा यूट्यूब पर। उसके अलावा प्लस में इस वीकेंड से मेरा कोर्स शुरू हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी जो परिस्थिति दिख रही है, ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। इसका अनअकैडमी, पीटी एजुकेशन, वाईफाई से कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन होगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इंस्टीट्यूशन का व्यू नहीं है। मैं आपका टीचर आपसे बात कर रहा हूं, इंस्टीट्यूशन नहीं बोल रहा है, ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ध्यान क्लियर है ना? आई पर्सनली फील कि शायद प्रीलिम्स थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन हमें 15 से 20 मई के बीच खुद को पूरी तरह तैयार करना है। उसमें कहीं कोई आलसीपना नहीं चाहिए। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम मी। नमस्ते, जय हिंद।